हेलो साथियों, नमस्कार। जनरल साइंस एमसीक्यू की सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और इसी सीरीज में हम टॉपिक वाइज जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं जो सभी भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो अपन यहाँ तक पहुँच गए थे और हाइग्रोमीटर की अपन ने चर्चा की थी प्रीवियस क्लास के अंदर। हाइग्रोमीटर नामक यंत्र में जो है वातावरण की उपस्थित मॉइस्चर होता है, आर्द्रता का मापन किया जाता है। ठीक है। और इसे साइक्रोमीटर भी बोलते हैं। हाइड और ये हाइड्रोमीटर है द्रव की आपेक्षिक घनत्व को ज्ञात करने के लिए। लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता का मापक होता है। लेक्टो जो अपन ने बात की थी, लेक्टो दूध के अंदर लेक्टोज शर्करा पाई जाती है और अगर शुद्धता का मापक किया जाता है लेक्टोमीटर के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपने पास, निम्न में से किस यंत्र के द्वारा हवा हवा में आर्द्रता का मापन किया जाता है? तो अभी अपन ने इसकी डिटेल्स देखी है। हवा के अंदर जो आर्द्रता का मापन होता है वो होता है हाइग्रोमीटर के द्वारा। ठीक है। और हाइड्रोमीटर होता है वो द्रव की घनत्व मापने के लिए होता है। हाइड्रो और हाइग्रो ये अपन को ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। लेब स्टैंडर्ड आ चुका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, रिक्त स्थान दिया हुआ है को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो आर्द्रता के स्तर को, ठीक है, मॉइस्चर को, एटमॉस्फेयर के अंदर जो मॉइस्चर होता है उसको मापने के लिए हाइग्रोमीटर। किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? तो अल्टीमीटर जो है उसका उपयोग जो है ऊंचाई मापने के लिए जाता है। और हाइड्रोमीटर अपन ने देखा ही है, द्रव का जो घनत्व मापने के लिए किया जाता है। और बैरोमीटर जो है वायुदाब मापने के लिए किया जाता है। प्लानीमीटर है, प्लानीमीटर मानचित्र का जो क्षेत्रफल होता है उसको जो है मापने के लिए, मापन के लिए जो है प्लानीमीटर का उपयोग किया जाता है। तो ये ऐसे हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं डिटेल्स के अंदर, देख ले। अल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई मापने के लिए जाता है। बैरोमीटर द्वारा वायु के दाब तत्व को मापा जाता है। हाइड्रोमीटर द्वारा द्रव के आपेक्षिक घनत्व को ज्ञात किया जाता है। जबकि प्लानीमीटर द्वारा मानचित्र का क्षेत्रफल मापन किया जाता है। ये तो वही चीज हो गई। कौन सा उपकरण हवा का दाब नापने के लिए किया जाता है? तो बैरोमीटर का उपयोग जो है हवा का दाब नापने के लिए किया जाता है। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2008 के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। आंधी के आने से पूर्व बैरोमीटर में पारे का स्तर, देखो, बैरोमीटर एक जैसे उपकरण होता है जिसके अंदर जो है स्केल लगी रहती है और उसके अंदर जो है पारा लगा रहता है। तो वायु के दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। जब जो है अपन पता है कि जब पवनें निम्न दाब बनाएगी तो हमेशा पवनों का प्रवाह कैसे होता है? उच्च से निम्न वायु दाब की ओर ही होता है। तो आंधी तभी आएगी जब निम्न वायु दाब बनेगा। धरातल पर निम्न वायु दाब बनेगा तभी तो ऊपर से जो है तेज हवाओं का रुख होगा। तो उसी से क्या है, आंधी विकसित होती है। और आंधी विकसित होगी तो क्या होगा, पारा जो है पारा नीचे जाएगा निम्न वायु दाब के कारण। तो उसी कारण जो है सामान्य स्तर से पारा नीचे चल जाएगा और आंधी आने की संभावना बढ़ जाएगी। ये लिखा है। वायु की प्रवाह उच्च से निम्न वायुदाब की दिशा में होती है। आंधी तभी आती है जब निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित होता है। आंधी आने से पहले बैरोमीटर में पारे का स्तर निम्न वायुदाब दर्शाने के लिए नीचे चला जाता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। ये एकाएक जो नीचे गिरता है अचानक से, तो आंधी आने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना रहती है। और बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना रहती है। तो इस प्रकार जो है बैरोमीटर उपकरण का जो है उपयोग किया जाता है और मौसम संबंधित जानकारी प्राप्त की जाती है। मैनोमीटर में इसका मापन किया जाता है। तो गैस के दाब का मापन जो है मैनोमीटर द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये अपन को याद रखना है। वायुमंडल की आर्द्रता है तो हाइग्रोमीटर, इसको साइक्रोमीटर भी बोलते हैं। साइक्रोमीटर अभी देखा है अपने। ध्वनि की तीव्रता है तो ऑडियोमीटर, ऑडियो मतलब ध्वनि और मीटर मतलब उसका तीव्रता को मापने के लिए ऑडियोमीटर। ठीक है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो एक्टियोमीटर है जो सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापने का यंत्र है। बैरोमीटर अपन को पता ही है वायुदाब मापने के लिए। और केस्कोग्राफ जो है पौधों की वृद्धि को मापने के लिए जो है केस्कोग्राफ का उपयोग किया जाता है। ये अपन को ध्यान रखना है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को एक्टियोमीटर, पौधों की वृद्धि मापने के लिए केस्कोग्राफ। और इसकी खोज जो है वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने की थी। जबकि बैरोमीटर वायुदाब को मापता है। पायरेलियोमीटर का प्रयोग को मापने के लिए किया जाता है। वनरक्षक के अंदर आ चुका है 2022 के अंदर। सौर विकिरण जो होती है उनको मापने के लिए पायरेलियोमीटर का उपयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना है। पायरेलियोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो सीधे सूर्य से आने वाले सौर विकिरण को मापता है। विकिरण की जो इकाई है वोल्ट प्रति वर्ग मीटर है। परंपरागत जो पायरेलियोमीटर का उपयोग है मुख्य रूप से जलवायु अनुसंधान, मौसम की निगरानी आदि उद्देश्यों से जो इसका उपयोग किया जाता है। पायरेलियोमीटर का मौसम संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए। समुद्र की गहराई सामान्यतः किससे मापी जाती है? तो फेदोमीटर जो है समुद्र की गहराई को नापने के लिए किया जाता है। ये अपन को ध्यान रखना है। और इसकी समुद्र दूरी नापने की इकाई जो है नाटिकल है। और मील तो अपन को पता ही है। और फीट जो है डिस्टेंस के लिए, यही दोनों मील और फीट।
फेदम मापने की इकाई फेदम क्या है? फेदम जल की गहराई मापने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। फेदम जल की गहराई मापने की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है नेफोस्कोप। नेफोस्कोप जो है बादलों की दिशा और गति को मापने के लिए, हाइग्रोमीटर इसमें दे रखा है। हाइड्रोमीटर का अपन पता है कि द्रव का घनत्व मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, सॉरी, हाइड्रोमीटर होता है, अगर ड आ गया तो इसके अंदर हाइड्रोमीटर होता है द्रव के घनत्व मापने के लिए। और हाइग्रोमीटर का अपन ने देखा ही था कि आर्द्रता मापने के लिए, वायुमंडल के अंदर जो आर्द्रता होती है उसको मापने के लिए हाइग्रोमीटर को बोलते हैं, इसको साइक्रोमीटर भी बोलते हैं। एनीमोमीटर जो है हवा की शक्ति और गति मापने के लिए। रेनगेज जो है वर्षा की मात्रा मापने के लिए यूज किया जाता है रेनगेज को। और निफोस को बादलों की दिशा एवं गति को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपने पास, बोलोमीटर को प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? बोलोमीटर, बोलो, तापमान। हम बोलोमीटर का उपयोग तापमान मापने के लिए किया जाता है। किसी भी आवृत्ति के लिए विद्युत चुम्बकीय विकिरण की ऊर्जा की मात्रा का माप करने हेतु बोलोमीटर नापक नामक जो है उपकरण किया जाता है। अपन को सीधा से याद रखना है, तापमान मापने के लिए बोलोमीटर बस। निम्नलिखित में से वह उपकरण कौन सा है जिसका प्रयोग पवन के बल एवं वेग के मापन के लिए किया जाता है? तो वह एनीमोमीटर। ठीक है, उसका उपयोग जो है पवन के बल और वेग मापन के लिए किया जाता है। डिटेल्स के अंदर देख रहे हैं हम। एमीटर जो है विद्युत धारा का मापन के लिए। एनीमोमीटर जो वायु वेग मापी होता है। अल्टीमीटर ऊंचाई मापने के लिए। ऑडियोमीटर श्रवण जो है अपनी ध्वनि को है उनको मापने के लिए। अस्थायी पत्ती में ताप का मूल मात्रक क्या है? जेल प्रहरी के अंदर आ चुका है, केल्विन है ताप का मूल मात्रक अस्थायी पत्ती के अंदर, आपको अगर पूछा जाए तो। ठीक है, ऐसी मात्रक जो संपूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है मूल मात्रक कहलाते हैं, अर्थात जो किसी भी मूल राशि या दूसरी राशि की सहायता से उत्पन्न नहीं होते। ये बेस या यूनिट या मात्रकों की वर्णमाला होती है। मूल राशियां और उनके मात्रक। लंबाई या दूरी का मूल मात्रक मीटर होता है। ठीक है, लंबाई किसी पर भी निर्भर नहीं करी। द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम होता है, द्रव्यमान को अक्सर किलोग्राम होते हैं। समय का मूल मात्रक जो है सेकंड होता है। ताप का मूल मात्रक जो है केल्विन होता है। ये अपन को ध्यान रखना है कि जो है उनका मूल मात्रक क्या क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब से लागू हुई है? तो 1971 ने जो वहां से जो है अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति जो है लागू हुई है, अस्थायी पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति अस्थायी पद्धति जो है 1971 में लागू हुई है। ये अमकेस अमकेस जो होता है मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति का ही परिवर्धित और संशोधित जो रूप है वो है। इसमें मीटर किलोग्राम सेकंड के अतिरिक्त ताप का मात्रक होता है केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, प्रकाश का प्रदीपन तीव्रता का मात्रक कैंडला सीडीएस। मतलब इसके अंदर जो है लिमिटेशन नहीं है, इसके अंदर काफी ज्यादा फैलाव है। विस्तृत रूप से अंदर अगर किसी मात्रक पद्धति की बात की जाती है तो अस्थायी पद्धति का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देख रहे हैं। संवेग का मात्रक, संवेग का सही मात्रक जो है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, केजीएम सेकंड इनवर्स। ठीक है, संवेग जो होता है P इक्वल टू होता है mv, P इक्वल टू mv। ये थोड़ा सा देख लेते हैं अपन। और अपन को पता है कि जो मीटर होता है उसका तो होता है सेकंड, और जो वेग होता है उसका होता है, संवेग इसका मतलब होता है किलोग्राम मीटर सेकंड। और केजीएम में न्यूटन सेकंड होता है। संवेग को गति करता है द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, P इक्वल टू एम होता है। और इसको जब हम विमा के फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा अपने केजी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मीटर वेग को होता है प्रति सेकंड इनवर्स। ठीक है, त्वरण को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? त्वरण को मापने के लिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, त्वरण एक सदिश राशि है और जो एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की वेग में परिवर्तन की माप में होता है। त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बटा समय, लिया गया समय, v/t। ठीक है, वेग हो गया वेग में परिवर्तन की दर, त्वरण। यदि त्वरण वेग की दिशा में है तो उसे धनात्मक लिया जाता है, और यदि यह वेग के विपरीत दिशा में है तो इसे ऋणात्मक लिया जाता है। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ये अपन को ध्यान रखना है। तरंग दैर्ध्य अस्थायी मात्रक होता है। तरंग दैर्ध्य का अस्थायी मात्रक होता है जो है क्वेश्चन नंबर 4, इसका मीटर होगा। अस्थायी मात्रक देखिए, भौतिकी में कोई साइन आकार की तरंग जितनी दूरी के बाद अपने आप को पुनरावृत्ति करती है उस दूरी पर उस तरंग का तरंग दैर्ध्य कहते हैं, उसे बोलते हैं अस्थायी मात्रक। साइन जो होता है उसकी जो तरंग दैर्ध्य का ग्राफ होता है वो ऐसे बनता है। तो भौतिकी के अंदर जो जितनी दूरी तक जाता है तो ये उसकी जो है तरंग दैर्ध्य कहलाएगी। जो इसकी इंटेंसिटी है ऊपर की,
तरंग का आयाम जो है एम्पलीट्यूड कितनी दूर तक जाता है, तो ये काफ़ी डिटेल से अंदर साइंस में कर सकते हैं जितना भी चाहे। अपन को मोटा-मोटा ध्यान रखना है कि जो है तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है SI पद्धति के अंदर मीटर होता है। अपेक्षित घनत्व को मापने के लिए प्रयोग की जाने वाली इकाई क्या है? कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि अपेक्षित घनत्व जो है विमाहीन और मात्रकहीन राशि है, जिसकी सहायता से जो है अपेक्षित घनत्व की कोई मात्रक नहीं है। ये अपन को ध्यान रखना है। ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई डेसिबल है, ये अपन को नोट करना है। डेसिबल जो है ध्वनि प्रदूषण की मापक इकाई है। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2007 के अंदर पूछा गया ये। डेसिबल यह ध्वनि की प्रबलता का मात्रक है। सामान्य वार्तालाप की प्रबलता लगभग 60 डेसिबल, असहनीय ध्वनि प्रबलता 120 डेसिबल और शोर की जो होती है सहाय सीमा लगभग 85 डेसिबल होती है। तो ये अपने देख लिया। सामान्य जो ध्वनि होती है वार्तालाप हम करते हैं तो 60 डेसिबल के तहत होता है, लेकिन अगर 120 तक इससे पहुंच गया, हाई डेसिबल हो गया, तो उसके अंदर जो है असहनीय होती है, कानों को जो चुभने लग जाती है वो असहनीय ध्वनि आ जाती है। 120 डेसिबल तक की होती है ये, उससे ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है। प्रकाश वर्ष इकाई PSI के अंदर पूछा गया, पुलिस राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर। तो प्रकाश वर्ष इकाई की जो है दूरी है, प्रकाश वर्ष इकाई की RS प्री के अंदर पूछा गया ये है। प्रकाश वर्ष इकाई दूरी है, दूरी की इकाई होती है प्रकाश वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष लाइट ईयर वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 जूलियन वर्ष में तय की जाती है। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का जो है मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष के अंदर 9.46 इंटू 10 to the power 15 मीटर होता है। इतना कुछ होता है, 9.46 इंटू 10 to the power 15 मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है, ये अपन को नोट करना है। पारसेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। और पारसेक, एक पारसेक होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। तारों संबंधी दूरी मापने का मात्रक एक पारसेक बराबर होता है 3.25 प्रकाश वर्ष के। RS प्री एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन, RS प्री एग्जाम 1999 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ओजोन की सांद्रता को, तो जो है ओजोन की सांद्रता नापने के लिए है डेप्सन डॉप्सन का उपयोग किया जाता है, ये अपन ने देख लिया। डेप्सन डॉप्सन ओजोन की सांद्रता का मापन, कैलोरी उष्मा की मात्रा जो है उसका मापन के लिए कैलोरी उपयोग किया जाता है। हर्ट्ज जो है ये आवर्ती का मात्रक है, और एक हर्ट्ज के अंदर जो है एक चक्र प्रति सेकंड होता है। जूल कार्य या ऊर्जा दोनों का मात्रक भी जूल होता है। ठीक है। तो ये अपन को ध्यान रखना है। ML2T-2 किस भौतिक राशि का विमीय सूत्र है? तो वह है कार्य का है ML2T-2, ये अपन को ध्यान रखना है। भौतिक की राशियों के व्युत्पन्न मात्रक निकालने के लिए मात्रकों पर जो घातें लगानी पड़ती है उन्हें उस राशि की विमा बोलते हैं। तो जो है ये मात्रा पर जो घात लगा रही है इनको बोलते हैं हम उसी राशि की विमा। तो T की विमा -2 है, L की विमा 2 है। ठीक है। कार्य होता है बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। ठीक है। ML2T-2, इसको हम कभी विस्तार से देखेंगे ये कैसे निकाला जाता है। भोजन की ऊर्जा को किस मात्रा में मापा जाता है? तो वो है कैलोरी। भोजन की ऊर्जा जो है अपन खाना खाते हैं उसको कैलोरी में मापते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपने पास, किन दो भौतिक राशियों का मात्रक समान है? तो प्रतिबल एवं दाब का जो है मात्रक समान है, ये अपन को नोट करना है, सुमेलित करना है इसके अंदर जो है वो। ठीक है। इस क्वेश्चन को हम इस क्वेश्चन की डिटेल्स देख लेते हैं ताकि आगे वाले कोई क्वेश्चन भी गलत नहीं हो। तो जो है व्याख्या देख लेते हैं इसके लिए। अस्थायी पूर्वलग्न का उपयोग तब किया जाता है जब भौतिक राशियों के मूल मात्रक की तुलना में मापी जाने वाली राशि बड़ी या बहुत छोटी होगी। या तो राशि कुछ ना जो बहुत ज्यादा बड़ी होगी या बहुत ज्यादा छोटी होगी, तब जो है इनका पूर्वलग्न जो है इनके लास्ट में जो है इनका उपयोग किया जाता है। अपवर्त्य पूर्वलग्न और प्रतीक, 10 की घात जो 24 होती है उसको योटा बोलते हैं, वाई से डिनोट किया जाता है, वाई इसका सिंबल हो गया। 10 की घात 21 जेटा, जेड से। 10 की घात 18 एक्सा, ई से। और 10 की घात 15 जो है उसको पेटा बोला जाता है, पी से डिनोट किया जाता है। 10 की घात 12 को टेरा, टी से। 10 की घात 9 गीगा, जी। 10 की घात जो 6 उसको मेगा बोला जाता है। 10 की घात 3 अपन को पता ही है, किलो। 10 की घात 2 है हेक्टो, और 10 की घात 1 है डेका। तो डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा, ये आ गया समझ में। अब देखिए 10 की घात अगर माइनस के अंदर हो, -1 हो तो डेसी, डी से डिनोट कीजिएगा। -2 हो तो सेंटी, -3 हो तो मिली। ठीक है। -6 हो तो माइक्रो। 10 की घात -9 नैनो। 10 की घात -12 पीको। 10 की घात -15 फेमटो। 10 की घात -18 एटो। 10 की घात -21 जेप्टो। 10 की घात -24
योक्टो। तो आप ये लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो आपको ये नोट रखना होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके पास, बेल किसकी इकाई है? बेल इनमें से किसी की इकाई नहीं है बेल, ठीक है। बेल ध्वनि की इकाई होती है, ये अपन को नोट करना है। ध्वनि की इकाई जो होती है बेल होती है। एक बेल 10 डेसिबल के बराबर होता है। 8.686 डेसिबल इक्वल टू 1 नेपर। ध्वनि की जो सबसे छोटी इकाई है वो बेल है, और एक बेल जो 10 डेसिबल के बराबर होता है, और जो डेसिबल है 8.686 डेसिबल होता है, वो 1 नेपर के बराबर होता है। मतलब 10 डेसिबल जो है 1 नेपर के बराबर होगा अप्रोक्स। नेपर भी जो है ध्वनि की इकाई है, ये अपन को नोट करना है, बड़ी इकाई मान सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय मात्रक पंक्ति में पास्कल किसका मात्रक है? तो पास्कल जो है दाब का मात्रक है। अंतरराष्ट्रीय मानक मात्रक पंक्ति है उसके अंदर, एसआई के अंदर। किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंब बल को दाब बोलते हैं, और इसकी इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है। दाब एक अदिश राशि है। दाब की एसआई जो है पत्ती के अंदर मात्रक पास्कल होता है, ये अपन को नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, किलोवाट घंटा एक यूनिट है। किलोवाट घंटा किसकी यूनिट है? ऊर्जा की यूनिट है, ये अपन को नोट करना है। किलोवाट घंटा ऊर्जा की एक इकाई है, और किलोवाट प्रति घंटा इक्वल टू होता है 3.6 मेगा जूल के इक्वल। क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी इकाई है रेडियो एक्टिव की। रेडियो एक्टिव धर्मिता है उसकी जो इकाई है क्यूरी है, ये अपन को नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, रेडियो एक्टिव, इसकी डिटेल देख लेते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थों की सक्रियता की प्रमुख इकाई क्यूरी है। रेडियो सक्रिय पदार्थ की वह मात्रा जो 3.7 इंटू 10 विघटन प्रति सेकंड की दर से विघटित होती है, एक क्यूरी कहलाती है। केंद्रीय ड्रग अनुसंधान सीडीआरआई कहाँ स्थित है? तो वो अपने लखनऊ के अंदर स्थित है। अपन जो करंट क्लास लेते हैं उसके अंदर भी हम आता है, ये चर्चा रहते हैं अभी। आरएसपीडी के अंदर पूछा गया है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान सीडीआरआई लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह देश का पहला औषधि शोध संस्थान है, जिसे स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 17 फरवरी 1951 में स्थापित किया गया है। यह संस्थान भारत के लिए वैज्ञानिक एवं औद्योगिक संस्थान सीएसआईआर के संरक्षण में कार्य करता है। सीएसआईआर है उसके अंडर में जो है कार्य करता है। सीडीआरआई लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय भेड़ भेड़ प्रजनन फॉर्म स्थित है, वो अपने हिसार हरियाणा के अंदर स्थित है। आरपीएससी लेवल एलडीसी के अंदर ये आ चुका है क्वेश्चन 2016 में। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फॉर्म हिसार हरियाणा में, तथा केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र जो है कुल्लू हिमाचल प्रदेश में। दोनों देखो अपन को ध्यान रखना, भेड़ अनुसंधान केंद्र है जो कुल्लू हिमाचल प्रदेश में है, और भेड़ प्रजनन फार्म है वो हिसार के अंदर है, ये अपन नोट करना है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है अपने यूपी के अंदर, अभी अपने सीडीआरआई की बात की है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में इजाजत नगर बरेली में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में, ठीक है। नेशनल जो डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो करनाल हरियाणा के अंदर है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो वो अपने मैसूर कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। एन के अंदर पूछा गया है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान मैसूर कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार जो है, नाम देखो छोटा सा है, लेकिन जो इसके आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक है वो एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन है। तो नाम देखिए, जे बार्डिन, डब्ल्यू बार्टेन और डब्ल्यू शोकले ने जो है ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया है। न्यूटन ने तो अपन को पता है गति के नियम नियम का किया था, गुरुत्वाकर्षण का जो है नियम किया था, उसका उत्पत्ति किया है। सीवी रमन जो है रमन इफेक्ट, जो रमन प्रभाव है उसका जो है आविष्कार किया है, उसका खोज किया है। और ये पता नहीं है। व्याख्या देख रहे हैं, दुनिया का पहला सफल पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में बेल लेबोरेटरीज में डब्ल्यू शोकले के नेतृत्व में जे बार्टिन तथा डब्ल्यू बार्टिन के सहयोग से बनाया गया, ये अपन को ध्यान रखना है। पेंसिलिन की खोज किसने की? हेडमास्टर के अंदर और रीट लेवल 2 के अंदर पूछा गया है। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा जो है पेंसिलिन की खोज की गई है। पेंसिलिन की खोज का श्रेय वर्ष 1928 में स्कॉट विक्स वैज्ञानिक एवं नोबेल पुरस्कार विजेता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जाता है। पेंसिलिन एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक के रूप में काम किया जीवाणु या कवक द्वारा उत्पन्न रोगों के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। पेंसिलिन का स्रोत जो है वो है कवक है, कवक के माध्यम से जो ये फैलता है। प्रोफेसर एस सी माहेश्वरी अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं, तो वो है अपने पादप उत्तक संवर्धन के क्षेत्र के अंदर जो इन्होंने योगदान दिया था उसके क्षेत्र में जाने जाते हैं। प्रोफेसर सतीश चंद्र माहेश्वरी एस गुहा मुखर्जी ने पादप उत्तक संदर्भन की श्रृंखला में धतूरे के परागकणों के संवर्धन द्वारा सर्वप्रथम अणुगति अगुणित पादप
विकसित किए, अगुणित पादप होते हैं उनको विकसित किए हैं किन्होंने, सतीश चंद्र महेश्वरी और एस गोवा मुखर्जी ने। जीव विज्ञान के जनक जो है वो अपने अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने के कारण अरस्तु को एक जीव विज्ञान का जो है जनक कहा जाता है। बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार, ये अपन को ध्यान रखना है, बॉल पॉइंट पेन जो अपन है डेली जो है काम में लेते हैं, तो उसका जो आविष्कार है वो किसने किया है, तो उसका आविष्कार एल बीरो ने, एल बीरो बॉल पेन का आविष्कार किया है। बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार 1931 में लेडिसचैलो जोस बीरो ने किया है। बाद में उन्होंने अपना नाम लाजियो जोसेफ बीरो रख दिया, ये अपन को ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किसको भारत के बर्डमैन के रूप में जाता है, सलीम अली जो अपने भरतपुर गणपक्ष विहार है केवला देव वाला, उधर वहां से संबंधित है, वहाँ की ये कार्यस्थल है इनकी, सलीम अली जी की, तो इनको बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 12 नवंबर 1896 में जन्मे डॉक्टर सलीम अली बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध थे। इन्हीं के प्रयासों से बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना हुई। इनका मुख्य योगदान जो है भरतपुर केवलादेव पक्षी अभयारण्य व साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क की स्थापना में रहा है। 1990 में भारत सरकार द्वारा कोयम्बटूर में सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्थोलॉजी जो है पक्षी विज्ञान होता है एंड नेचुरल हिस्ट्री SACON को स्थापित किया गया, ये अपन को नोट करना है। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार है नरेंद्र कपानी ने द्वारा जो है किया गया है। ऑप्टिकल फाइबर वो ही है जिसके थ्रू जो है घरों के अंदर ब्रॉडबैंड और चलता है, इंटरनेट कनेक्शन और टीवी वगैरह जो चलता है, तो वो ऑप्टिकल फाइबर थ्रू चलता है। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिसके कारण जो है अपन को चलचित्र और जो है उसके अंदर जो तरंगों का संचालन करके अपन को इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है प्रदान की जाती है। ऑप्टिकल फाइबर एक लचीला पारदर्शी बेलनाकार नलिका नलिका है जो कि विशुद्ध कांच सिलिका की बनी होती है, जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। वर्ष 1952 में भारत में जन्मे अमेरिकी भौतिकवाद नरेंद्र सिंह कपानी द्वारा किए गए प्रयोगों के फलस्वरूप ही ऑप्टिकल फाइबर का है जो है आविष्कार हुआ है। एक्सरे की खोज किसने की, तो डेली यूज में आता है, हड्डी वगैरह फ्रैक्चर होते हैं, कहीं गिर जाता है, बाइक से गिर गए, कैसे भी गिर गए, तो एक्सरे अपन को कराना पड़ता है, सबसे पहले डॉक्टर भी रिकमेंड करता है। ठीक है, तो वहम निकालने के लिए एक्सरे की, लेकिन एक्सरे की खोज किसने की ये कम लोगों को पता होगा, तो रोएंटगन जो है उन्होंने एक्सरे की खोज की है। एक्सरे एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसकी तरंग दैर्ध्य 0.01 से 10 नैनोमीटर की रेंज में होती है। इसे रोएंटगन विकिरण भी कहते हैं क्योंकि इसी ने इसकी खोज की थी, जो कि इसके अन्वेषण विलियम कॉनरेड रोएंटगन के नाम पर आधारित है। राडार का आविष्कार किसने किया, राडार रॉबर्ट वाटसन वॉट द्वारा जो है राडार का आविष्कार किया गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राडार की डिटेल देख लेते हैं पहले। राडार वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है। माइक्रो जो वेव होती है उनका उपयोग रडार के अंदर किया जाता है। रडार मूलतः एक संक्षिप्त रूप है जिसका प्रयोग अमेरिका की नौसेना ने वर्ष 1940 में रडार डिटेक्शन एंड ड्रेजिंग अमेरिका के अंदर इसका उपयोग किया गया था 1940 के अंदर। ठीक है, और अमेरिकी इंजीनियर A H टेलर तथा लियो सी यंग को रडार के विकास की प्रक्रिया में उनके द्वारा किए गए प्रारंभिक कार्यों के लिए जाना जाता है। रडार के आविष्कार का श्रेय रॉबर्ट वाटसन को वॉट को जाता है, ये अपन को ध्यान रखना है। सुमेलित नहीं है उनको अपन को टिक मार करना है। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम ऑब्वियसली जो है न्यूटन ने ही दिया था। सापेक्षिकता का सिद्धांत आइंस्टाइन ने दिया है। डायनामाइट जो है अल्फ्रेड नोबेल ने दिया है। टेलीस्कोप जो है, टेलीस्कोप इन्होंने नहीं दिया, मार्कोनी ने टेलीस्कोप दिया है। इतावली वैज्ञानिक जो है गैलीलियो, गैलीलियो का है टेलीस्कोप। लेजर का आविष्कार किसने किया, लेजर जो है TH मेमन ने किया है लेजर का आविष्कार। ठीक है, थियोडोर मेमन ने लेजर का आविष्कार किया है, TH मेमन। इसका विस्तारित अर्थ उद्दीपित उत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा प्रकाश तरंगों को संवर्धन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशंस। इसका उपयोग संचार, सूचना तकनीक, दूरी और समय मापने, होलोग्राफी तथा औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है। होलोग्राफी हमने देखा था, जो लेजर होता है उसके सहायता से जो पर्दे पर जो चित्र प्राप्त होता है उसको जो है होलोग्राफी बोलते हैं। और ये चित्र दिखने में 3D लगता है लेकिन होता है जो 2D होता है, ये अपन को पता है। वायुयान का आविष्कार किसने किया, वायुयान उड़ते देखा होगा सभी ने, बैठे तो नहीं है, हम भी नहीं बैठे, बैठेंगे एक दिन। तो वायुयान का आविष्कार जो है आर विले राइट एंड विलिबर राइट द्वारा जो है किया गया है वायुयान का आविष्कार, ये अपन को नोट करना है। ओहियो निवासी है, कहाँ के निवासी है, ओहियो निवासी राइट बंधुओं आर विले एवं विल्बर ने वायुयान का आविष्कार किया था। इनके द्वारा निर्मित प्रथम वायुयान फ्लायर आई और द राइट फ्लायर की पहली उड़ान 17 दिसंबर 1903 को नॉर्थ कैरोलिना अमेरिका में हुई थी, ये अपन को नोट करना है।
टेलीफ़ोन का जो आविष्कार है, वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा जो है किया गया है, ये नोट करना है। प्रथम प्रायोगिक टेलीफ़ोन के आविष्कार का अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किया गया। उन्होंने 1876 में टेलीफ़ोन की प्रथम यूएस पेटेंट प्राप्त किए। पेटेंट जो होता है, उसके अंदर जो होता है नो कॉपीराइट होता है और रजिस्ट्री होता है एक तरह से। रजिस्ट्री जैसे अपन कराते हैं, तो वैसे पेटेंट होता है, ठीक है। लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में सॉरी लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबाया जाता है, इसका दूसरा सिरा क्या होगा? दूसरा सिरा ठंडा नहीं होगा, क्योंकि जो है लकड़ी के अंदर जो है लकड़ी कुचालक रहती है, ना टेम्परेचर का और ना ही कोल्ड का जो है लकड़ी के अंदर चालन संभव है, तो ये अपन को नोट करना है। लकड़ी की चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबाया जाता है, तो इसका दूसरा सिरा ठंडा नहीं होता, क्योंकि लकड़ी का ताप कुचालक होता है। लकड़ी जो होती है कुचालक होती है, इस कारण जो है इसका दूसरा सिरा ठंडा नहीं होगा। स्टील के एक ठंडी चम्मच चम्मच को गर्म दूध के कप में डुबोने पर इसका दूसरा सिरा जो है चालन की प्रक्रिया द्वारा गर्म हो जाएगा, तो ये इसका आंसर होगा। व्याख्या के अंदर देखें डिटेल्स में, चालन अणुओं की टक्कर से किसी पदार्थ के माध्यम में ऊष्मा की गति है। चालन तब होता है जब अलग अलग तापमान पर दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में होती है, और ये तब तक जारी रहती है जब तक कि गर्म वस्तु से निकलने वाली ऊष्मा ऊर्जा ठंडी वस्तुओं में फैल नहीं जाती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, सुमेलित कीजिए। इस फेलोग्राफ जो है अपने वो मस्तिष्क रोगों का है निदानकारी यंत्र, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है हृदय रोगों का निदानकारी यंत्र है। सिस्फेनोमीटर है जो रक्तचाप नापने का उपकरण है, और स्टेथोस्कोप जो है हृदय की धड़कन को जो सुनने के लिए है, डॉक्टर के द्वारा जो उपयोग में किया जाता है। इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफ जो है मस्तिष्क के जो रोग होता है उनका जो है ट्रीटमेंट के अंदर उपयोग करने वाला यंत्र है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है, कार्डियो का मतलब जो होता है हृदय से होता है, ये अपन को पता है। कार्डियोलॉजी जो हृदय का डॉक्टर होता है उसे कार्डियोलॉजी बोलते हैं। और इसके अंदर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है हृदय का निदानकारी यंत्र होता है। स्फिग्नोमेनोमीटर जो है रक्तचाप को मापने की इकाई है, और स्टेथोस्कोप द्वारा जो है हृदय की धड़कन को जो है सुना जाता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।